Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Kyle Popley and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CUET का एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन का मॉक टेस्ट पेपर 7। मतलब 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अगर 6 में से एक भी नहीं देखा या फिर एक आधा देखा है बाकी नहीं देखे हैं तो फट से जाके देख लीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, अब 7th के भी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ना वो बिल्कुल सेम है जैसे पुराने वाले सारे मॉक्स में थे कि यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी 50 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इस मॉक में पूछे गए हैं 50 क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हम 50 के 50 ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ हर एक सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको मिलेंगे +5 और हर एक गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आपको मिलेगा -1। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग है। तो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले पूरी तरह से श्योर हो जाइएगा कि इसका आंसर यही बनता है। अगर श्योरिटी नहीं है मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्क्स तो क्या ही मिलेंगे, जो आए हुए होंगे वो भी चले जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में। ठीक है, एंड इसमें कोई भी कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सॉरी कंप्यूटर बोल रही हूँ, कंप्यूटर तो कहीं उठा के लेके जाओगे, कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। सो लेके मत जाइएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, और मेरी इंस्ट्रक्शंस भी साथ साथ सुन लो। मेरी इंस्ट्रक्शंस बस इतनी सी हैं, आपको पेन और पेपर लेके बैठना है और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। फिर मैं आपको यहाँ पे आंसर दिखाऊंगी तो आप चेक करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, एंड लास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आउट ऑफ 50 आपने कितने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करे, मतलब कितने आपके सही बैठे। ठीक है, चलिए सो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि स्टार्टिंग में ही असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है और काफी दमदार क्वेश्चन भी है। चलिए, असर्शन में ये बोलते हैं द कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इफ यू डोंट अडैप्ट यू डू नॉट एंड्योर। और रीजन में ये बोलते हैं द राइट इंफॉर्मेशन along with the right adjustments can determine whether an organization will survive or not। सो असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। आप सबको पता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि दोनों सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं असर्शन और रीजन में क्या वो करेक्ट हैं या नहीं है। अगर वो करेक्ट हैं तो आपको ये बताना है कि रीजन में लिखी हुई चीज़ क्या असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। इफ़ येस तो आपका आंसर होगा ए, इफ़ नो तो आपका आंसर होगा बी, और जो भी एक इनकरेक्ट होगा तो आपका आंसर सी और डी में से एक हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर मैं आपको हिंदी बताती हूँ इस क्वेश्चन की और फिर आंसर रिवील करूंगी। सो असर्शन में लिखा हुआ है द कोर आइडिया बिहाइंड एनवायरनमेंट स्कैनिंग इज इफ यू डोंट अडैप्ट यू डू नॉट एंड्योर। कोर आइडिया एनवायरनमेंट स्कैनिंग का ये है कि अगर आप अडैप्ट नहीं कर पाते तो आप लंबे समय में आगे नहीं चल पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। रीजन में है द राइट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द राइट एडजस्टमेंट्स कैन डिटरमिन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव और नॉट। सही किस्म की इन्फॉर्मेशन और सही एडजस्टमेंट डिटर्मिन करती है कि और एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर सही इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सही तरीके से एडजस्ट कर पा रही है, देन इन दैट सिनेरियो वो सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A। दोनों ही sentences पहले तो सही हैं, ट्रू हैं, और रीजन में लिखी हुई चीज प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रही है असर्शन वाली चीज को। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज जावेद हबीब JH Group of Companies and Associates is one of the leading hair and beauty salon and academy chains in India. They have evolved over the last 3 generations and have adopted the science of understanding and styling hair and not merely cutting or using styling products. Identify the source of idea field Javed Habib JH have used to build a name for themselves. Trading related, service related, creative efforts, natural resources। ये देख रहे हो, ये ना आइडिया फील्ड से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे अभी तक। क्वेश्चन देख लो फिर मैं हिंदी बताती हूँ इसकी। सो ये बोल रहे हैं
जावेद हबीब ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एसोसिएट्स एक लीडिंग हेयर और ब्यूटी सैलून और एकेडमी चेन्स हैं इंडिया में। इन्होंने लास्ट 3 जनरेशन में अपने आप को बहुत इवॉल्व किया है और ये सिर्फ कटिंग नहीं करते, हेयर कटिंग नहीं करते, इन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ की पूरी साइंस समझी है और उसके बेसिस पे ये आगे काम करते हैं। सो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मतलब अगर आपको कुछ ऐसा करना है तो आपको उसकी प्रॉपर साइंस समझनी पड़ती है। तो आप अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड जावेद हबीब हैव यूज्ड टू बिल्ड द नेम फॉर देम। And the correct answer of this question is सर्विस रिलेटेड। ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? ये बाल काटने का काम कर रहे हैं। बाल काटने का काम क्या होता है? एक सर्विस होती है। तो इनको आइडिया कहाँ से आया? सर्विस देने वाली चीज से आया। सो सर्विस रिलेटेड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 3 है, प्रकाश आफ्टर फिनिशिंग हिज क्लास 12th wanted to start a business of selling utility utensils for the kitchen. Since Prakash was an inexperienced entrepreneur, he visited a lot of events organized by SME India, visiting social networking sites and forums. He also got himself to talk to customers and paid a lot of attention to what his customers had to say about the product and also about the competition in the market for the product. State the way in which Prakash spotted trends in the market. Read trends, talk trends, watch trends, think trends. बताइए। प्रकाश आफ्टर फिनिशिंग हिज क्लास 12th, ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स 12वीं के बाद शुरू हो रहे हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा इलेक्टिव सब्जेक्ट में और बस चलो अब तो हम बिजनेस खोलेंगे नए सिरे से। तो हिंदी इसकी कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश ने जस्ट अपना 12th क्लास कंप्लीट की है और ये यूटिलिटी यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको बेचने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इसको इस पर्टिकुलर एरिया का कोई वो नहीं है। सो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जा रहा है, एसएमई इंडिया के जितने भी इवेंट्स होते हैं उन्हें वहाँ पे जा रहा है, फर्म्स विजिट कर रहा है और साथ ही साथ कस्टमर से बात कर रहा है और बहुत सारी अटेंशन टू दैट व्हाट हिज कस्टमर्स हैड टू से, और बहुत सारी अटेंशन इस तरफ से लगा रहा है कि भैया कस्टमर्स को क्या बोलना है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, उनका क्या से है। साथ ही साथ ये मार्केट में कंपटीशन जो है उसको भी देख रहा है। नाउ यू हैव टू स्पॉट कि भैया ये ट्रेंड कहाँ से स्पॉट कर पा रहा है। रीड ट्रेंड्स, टॉक ट्रेंड्स, वॉच ट्रेंड्स, थिंक ट्रेंड्स। बताइए बताइए कहाँ से इसको ट्रेंड्स के बारे में पता चल रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये क्या क्या कर रहा है? ये एसएमई के सारे इवेंट्स पे जा रहा है, ये लोगों से बात कर रहा है, मार्केट में कंपटीशन जो है उसे देख रहा है, बहुत सारी इसकी अटेंशन लोग क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी जा रही है। तो एग्जैक्टली ये कैसे ट्रेंड को स्पॉट कर पा रहा है, दैट यू हैव टू टेल। And the correct answer of this question is टॉक ट्रेंड्स। यहाँ लिखा हुआ है ना, कस्टमर से बात कर रहा है, इवेंट्स पे जा रहा है तो वहाँ पे भी जो लोग होते हैं उनसे बात कर रहा है। लाइक अभी रिसेंटली भोपाल में ही एक बिजनेस एसोसिएशंस का एक वो हुआ था, ताज होटल खुला है यहाँ पे नया नया, तो यहाँ पे एक इवेंट हुई थी जिसमें अलग अलग बिजनेसेस में मतलब बिजनेस के जो ऑनर्स थे वो आए थे, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आए थे, जो इच्छुक हैं इस पर्टिकुलर लाइन के वो सारे आए थे। तो हर एक ने अपना अपना कैंप लगाया हुआ था और उसमें आप उनसे जाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। फर्स्ट से अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑटोमोबाइल के बिजनेस में, तो ऑटोमोबाइल का जो भी एक सेक्शन था मुझे वहाँ पे जाना था, जो ऑनर्स वहाँ पे आए बैठे थे उनसे बात करनी थी। मतलब वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि ऑनर्स का यहाँ पे आने का फ़ायदा क्या हुआ है। इट्स जस्ट बिजनेस एसोसिएशंस में क्या होता है कि आपकी पहचान बढ़ती है, और जब आपकी पहचान बढ़ती है आपको और काम मिलता है, तो ये गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स एसएमई इंडिया भी ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो इंडिया का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए या फिर उनको बढ़ावा देने के लिए, तो वो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उनसे बातचीत कर रहा था, तो अल्टीमेटली बात कर करके ट्रेंड को समझ रहा था। सो येस, द ट्रेंड विच इज़ यूज हियर इज टॉक ट्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 है, it is an artificial person created by law is a characteristic of which of the following form of business organization? Company, partnership, sole proprietorship, both A and B. बताइए।
It is an artificial person created by law is a characteristic of which of the following forms of business organization? Company, partnership, sole proprietorship, both A and B. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. 11th क्लास में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने, सेकेंड चैप्टर, उसी से रिलेटेड है. बताइए. It is an artificial person created by law is a characteristic of which of the following forms of business organization? ये लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है और इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है. किसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन इन सब में? द करेक्ट आंसर इज कंपनी को. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी आइडेंटिटी अपने ऑनर से, अपने मैनेजमेंट से डिफरेंट होती है. ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया है. यहां ये बोल रहे हैं द ऑनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड टू बी द सेम इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. और रीजन में ये बोल रहे हैं इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड टू पे ऑफ द बिजनेस लॉसेस. चलिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. असर्शन रीजन का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. असर्शन में ये लिखा है द ऑनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड टू बी द सेम इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऑनर और बिजनेस दोनों सेम कंसिडर किए जाते हैं. और फिर लिखा है रीजन में इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द इवेंट ऑफ एनी लायबिलिटी ऑनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड. अभी मैं आपको हिंट देने वाली थी हाईलाइट करके, बट नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं हिंट नहीं दूंगी. खुद से ही पढ़िए आप. सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के रूप में, उसमें केस में लायबिलिटी अगर अराइज होती है तो ऑनर को पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती है बिजनेस लॉसेस के लिए. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं. अगर करेक्ट हैं तो क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्यों भाई, क्यों फॉल्स है आर? इसलिए फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कैन नॉट. ये क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कैन. ठीक है, कि सोल प्रोप्राइटर को पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है क्योंकि उसकी लायबिलिटी किस नेचर की होती है? अनलिमिटेड नेचर की होती है. बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नेचर की दिखा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है. दैट्स वाई बी मतलब आर इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं. अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं आई होप सारे क्वेश्चन आपसे आराम से बन गए होंगे. अब हम आ रहे हैं 6th क्वेश्चन पे और ये बोलता है Which of the following feature holds true only for a private company? Can invite the public to subscribe to its shares, has a minimum paid up capital of 5 lakh rupees, can start business immediately after certificate of incorporation, has no limit to maximum number of members. चलिए बताइए आपको क्या लगता है कि प्राइवेट कंपनी के बारे में ये कौन सी वाली चीज ट्रू है. प्राइवेट कंपनी के बारे में ये कौन से वाली चीज ट्रू है. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर अ प्राइवेट कंपनी. इनमें से कौन से वाला फीचर सिर्फ प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में ट्रू है. कैन इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स. पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए. हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़. मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का चाहिए रहेगा उसे. या फिर वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही, या फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होल्ड करने की. बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी के बारे में. कम ऑन, ये तो जल्दी से आना चाहिए. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको डायरेक्टली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। सो येस, दिस पर्टिकुलर थिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी इज ट्रू। ये वाली नहीं है, 200 मेंबर्स की लिमिट है, ये वाली नहीं है क्योंकि ये तो प्रोविजन ही हट गया है, ठीक है, नए कंपनीज एक्ट में। और नई पब्लिक को डायरेक्टली इन्वाइट करने के लिए नहीं बोल सकते हैं, उस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन है। 7th क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन। इस मॉक में तो बहुत असर्शन रीजन आ रहे हैं। असर्शन बोलता है एन ऑपरेशनल प्लान इज द ब्लूप्रिंट प्रिपेयर्ड मच बिफोर द एक्चुअल ऑपरेशंस। और रीजन बोलता है इट फैसिलिटेट्स रेगुलर प्रोडक्शन, लेसर वर्क इन प्रोग्रेस एंड ऑल्सो लेसन्स द वेस्टेज। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? An operational plan is the blueprint prepared much before the actual operations. एक operational plan blueprint होता है actual operation से पहले जो बनाया जाता है। एक operational plan एक blueprint होता है जो कि actual operation से पहले बनाया जाता है। It facilitates regular production, lesser work in progress and also lessens the wastage. ये facilitate करता है regular production, वर्क इन प्रोग्रेस को कम करता है और वेस्टेज को भी कम करता है। बताइए क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, बता दीजिए फटाफट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। And the correct answer of this question is both A and R true, and R is the correct explanation of A. Yes, operational plan blueprint होता है जिसमें हम actual operation से पहले decide कर लेते हैं कि कैसे क्या रहेगा, और इसकी वजह से production regular हो जाती है, work in progress lessen हो जाता है और wastage भी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग। Identify the one which is not a component of product mix. आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाला प्रोडक्ट मिक्स का कंपोनेंट नहीं है। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग। बताइए ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग, बोलिए क्या प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट नहीं है? And the correct answer of this question is assembling. Assembling product mix का part नहीं है, बाकी सारे हैं। 9th question है, Raghu has decided to open a store for fresh vegetables and fruits. He wants to do this in his colony so that the residents of the colony can easily get access to fruits and vegetables close to their house. What channel of distribution will Raghu use? Long channel of distribution, शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने मार्केटिंग चैप्टर पढ़ा है 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज में तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएगा। इसकी हिंदी बता देती हूँ मैं आपको। इट सेज रघु ने डिसाइड किया है कि वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का स्टोर खोलेगा। वो ही वॉन्ट्स टू डू दिस इन हिज कॉलोनी, ये अपनी कॉलोनी में करना चाहता है ताकि अपने कॉलोनी के रेजिडेंट्स को ये ईजिली फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पहुंचा पाए। ठीक है, तो इसे कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए? लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ द अबव? अपनी कॉलोनी के रेजिडेंट्स को फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचना चाह रहा है ये, तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना चाहिए। ओके, क्योंकि बात क्या हो रही है, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड उसकी हो रही है। अब लॉन्ग चैनल होगा तो फ्रेश तो बासी हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, राइट, और फिर उसके बाद उसको कहाँ आप बेच हो पाओगे। 10th क्वेश्चन है, ओके पहले तो ये इमेज देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत इमेज है। So this says from the image given below ने given side में identify the media used for advertising, outdoor, point of sale, ambient या फिर none of the above। ये देखिए एक लड़का है जो एक बेंच पे बैठा हुआ है जिसमें किट कैट का कलर किया हुआ है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किट कैट का जो चॉकलेट जैसा दिखता है वैसा है, और देखते हैं मुझे मन हो रहा है खाने का। और इस साइड उन्होंने रैपर की वो की हुई है, पेंट की हुई है।
वो होता है ना कहीं कहीं पे, मतलब जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते और एकदम अचानक से कुछ ऐसी एडवर्टीजमेंट होती है जो यूजुअल से हटके है। तो आपको यही बताना है कि इस इमेज को देख के आपको बताना है आइडेंटिफाई द मीडिया यूज फॉर एडवर्टाइजिंग। कौन से मीडिया का इस्तेमाल किया गया है एडवर्टाइजिंग के लिए, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आउटडोर, पॉइंट ऑफ सेल, एम्बियंट या फिर नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज एम्बियंट। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है। यू रिमेंबर मैंने एक मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे एरोप्लेन में आपकी सीट के आगे की जो सीट होती है उसके पीछे एक वो लगा होता है, एक एक कुछ ऐसा सा होता है जिसको आप खोलते तो आपका टेबल बन जाता है। तो वैसे ही जैसे ही खोला उसने, उसमें दांत निकले थे। दांत का मतलब उन्होंने फोटो लगाया हुआ था। तो वो मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में था कि वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट होगी। तो जहाँ पे अनयूजुअल सा आपको कुछ ऐसा दिखे कि भैया यहाँ तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे बिल्कुल कि ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, उसे हम एम्बिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल किया गया है। 11th क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आराम से इसे पढ़ते हैं। Identify the difference between product franchisee business opportunity and manufacturing franchisee opportunity. Okay, I hope आपने ये कॉन्सेप्ट बुक में पढ़ ली है। आपको मतलब ऐसा डिफरेंस चुनना है, ऐसा पॉइंट चुनना है जिसमें डिफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है किसका किसका, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी का। अलग अलग टाइप की फ्रेंचाइजी होते हैं ना, मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस कराए हुए हैं, उसमें बहुत सारे थे, बिजनेस फॉर्मेट, बिजनेस वेंचर, प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है अलग अलग पॉइंट्स में। यू हैव टू सेलेक्ट कौन से वाला सही है। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी गिव्स द फ्रेंचाइजी with ready customers। अच्छा, हु इज दिस ई वाला इंसान, द वन हु इज टेकिंग द फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ओके हिंदी बाद में करती हूँ, पहले इंग्लिश पढ़ देती हूँ। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी गिव्स द फ्रेंचाइजी विद रेडी कस्टमर्स while manufacturing franchisee opportunity helps the franchisee in starting and managing the business. Product franchisee business opportunity gives retailers the right to manufacture the product and sell goods using their trademark, while manufacturing franchisee opportunity gives the franchisee the license to sell goods using their brand name. Product franchisee business opportunity gives retailers the right to sell the product using their trademark, name and brand, while manufacturing franchisee opportunity gives the franchisee the license to produce and sell goods using their brand name, trademark and brand likeness. None of the above. बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं तो थोड़ा सा अपनी पढ़ने की जो स्पीड है ना उसको ज़्यादा रखना। आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और बहुत फास्ट होनी चाहिए। देखिए स्किमिंग मत करना कि भैया तुम ऊपर 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 से पढ़ रहे हो, नहीं, यू हैव टू रीड अच्छे से, क्योंकि एक वर्ड भी आपका पूरे क्वेश्चन का मतलब बदल सकता है। मैंने आपको बहुत बार बताया। हाँ जी, तो फर्स्ट आपका है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी गिव्स द फ्रेंचाइजी विद रेडी कस्टमर्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी हेल्प्स द फ्रेंचाइजी इन स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी से क्या होता है कि आपको रेडी कस्टमर्स मिल जाते हैं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको फ्रेंचाइजी जो मतलब बंदा होता है जो फ्रेंचाइजी लेता है उसको बिजनेस स्टार्ट करने में और मैनेज करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। इसमें कस्टमर्स रेडीमेड मिलते हैं, इसमें आपको स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। Product franchisee business opportunity gives retailers the right to manufacture the product and sell goods using their trademark. Product franchisee business opportunity में क्या होता है, रिटेलर्स को वो राइट मिल जाता है कि वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को और बेच सकते हैं यूजिंग देयर ट्रेडमार्क। मतलब जो फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस होता है जैसे मैकडॉनल्ड्स का हुआ फिर से, तो मैकडॉनल्ड्स का ट्रेडमार्क इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स को बना भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, गिव्स द फ्रेंचाइजी द लाइसेंस टू सेल गुड्स यूजिंग देयर ब्रांड नेम। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में आपको सिर्फ बेचने का वो मिलता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या लिखा हुआ है कि बनाने का भी मौका मिलेगा, राइट मिलेगा, वेयरएज इस सेकंड वाले में लिखा हुआ है सिर्फ बेचने का मौका मिलेगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, पहले वाले में लिखा हुआ है बनाने का मौका मिलेगा, दूसरे वाले में सिर्फ बेचने का। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी गिव्स रिटेलर्स द राइट टू सेल द प्रोडक्ट यूजिंग देयर ट्रेडमार्क। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, रिटेलर्स को राइट मिल जाएगा टू सेल द प्रोडक्ट यूजिंग देयर ट्रेडमार्क, नेम एंड ब्रांड। वाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, सेम चीज लिखी हुई है उसमें, गिव्स द फ्रेंचाइजी द लाइसेंस टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स यूजिंग देयर ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड लाइकनेस।
मैन्युफैक्चरिंग में ये होगा कि फ्रेंचाइजी को लाइसेंस मिल जाएगा प्रोड्यूस करने का और सेल करने का गुड्स, उनका ब्रांड नेम इस्तेमाल करके, ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके और ब्रांड लाइकनेस इस्तेमाल करके। चलिए, घुमाने वाला क्वेश्चन है बहुत, होप सो आपसे बन जाए। मैं एक बार थोड़ा साइड हो रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, पॉज कीजिए, रीड कीजिए और पता लगाइए। देखिए, वंस इन अ वाइल आने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको स्किप मत करना कि डायरेक्टली तुमने आंसर देख लिया। अगर ऐसा कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन आया जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है पढ़ने में, कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसमें अपने वो मत खराब कर देना कि हाँ चलो बाद में देख लेंगे या फिर कुछ भी, पहले आंसर देख लेते हैं। बार बार नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। And the correct answer is product franchisee business opportunity gives retailers the right to sell, ठीक है, whereas दूसरे में right to produce and sell। भाई नाम पे ही चले जाते, कॉमन सेंस ही लगा लेते। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। प्रोडक्ट वाले में बोल रहे हैं प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चरिंग में बोल रहे हैं सेल करने का, मतलब बिल्कुल उल्टा ही बोल रहे थे वो तो ये बिल्कुल ही बेकार था। और यहाँ पे रेडीमेड कस्टमर्स मिल जाते हैं, ये मिल जाता है, अरे कहाँ से मिल जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी में आपको सेल करने का ऑप्शन मिलता है, वेयर एज मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोड्यूस करने का भी राइट मिल जाता है और सेल करने का भी राइट मिल जाता है, ठीक है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। और नाम पे ही चले जाते, थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगा लेते तो ही तुमसे ये आंसर बन जाता, ठीक है। चलिए, तो सी जिन्होंने मार्क किया था, आप लोगों के लिए तारीफ की भैया, अच्छा तुमने अच्छे से पढ़ के मार्क कर लिया। अब चलिए, ओके, सो 12th क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। करंट असेट्स ऑफ अ फर्म आर गिवन एज कैश 10,000, डेटर्स 15,000, इन्वेंट्री 1 लाख। Current liabilities are given as bills payable 20,000, creditors 40,000. Calculate the net working capital 60,000, 50,000, 65,000, 55,000. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये बता दो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सबसे पहले यही बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपको करंट असेट्स दिए हुए हैं, आपको करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं, जल्दी से बता दो क्या फॉर्मूला लगने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जल्दी बताइए क्या होगा फॉर्मूला। नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो पहले बता दो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताना जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। कभी कभी मेरा मन होता है लाइव क्लास लूं तुम्हारी, उसी टाइम देखूं स्टूडेंट्स कितने पानी में है। चलिए, नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स का टोटल। सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स का टोटल और नेट वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब देख लो एक बार जरा, यहाँ पे करंट असेट्स कितने हैं 10,000, ठीक है, प्लस 15,000 प्लस 1 लाख, ठीक है, कितना बना ये 1,25,000, 1,25,000, राइट। 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 10,000, 25,000, 25,000 एंड 1 लाख, 1,25,000। तो ये हो गया आपका करंट असेट्स। Now let's talk about the current liabilities. Current liabilities में है 20,000 और 40,000, थोड़ा पास लिख देती हूँ so that वहाँ पे जगह बच जाए। 20,000 और 40,000 कितना हुआ, बहुत ही सरल है 60,000। कितना हुआ 60,000, ठीक है। करंट असेट्स आ गए, करंट लाइबिलिटीज आ गई, वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का क्या है फॉर्मूला, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 1,25,000 माइनस हमारे 60,000। और ये कैलकुलेशंस करने में मुझे मज़ा आ रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब मैं स्टूडेंट थी मुझे कैलकुलेशंस बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट ठीक है अब मेरे दिन नहीं है आपके, करिए अच्छे से। 65,000 बताइए, 65,000 का ही ऑप्शन है, हाँ जी है, सी इज द करेक्ट आंसर। सो
हमारा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस थी, बहुत ही इजी फिगर्स थी। बस भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके मॉक टेस्ट मतलब फाइनल पेपर में जो CUET का होने वाला है उसमें भी सिंपल फिगर्स ही आए, वो आपको 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 करके फिगर्स ना दे दें, क्योंकि फिर वो नहीं भी मतलब आता हो ना आपको कॉन्सेप्ट, तब भी आप कुछ ना कुछ गलत करके आओगे, क्योंकि फिगर्स ऐसी हो जाते हैं, हम देखते ही डर जाते हैं। सो भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना, ऐसी ही फिगर्स आए, छोटी मोटी नोटी आराम से हो जाए तुम्हारे से। 65 विल बी द करेक्ट आंसर। मैं इस सारी कैलकुलेशंस को डिलीट करने वाली हूँ, तो इससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। एंड आई होप ये क्वेश्चन सबसे बन गया था, क्योंकि बहुत बेसिक नेचर का क्वेश्चन है। इतना तो तुम 11th क्लास के अकाउंट्स में ही करते थे भाई। 13th क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन में ये बोलते हैं द मेन गोल इन द लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस इज फॉर द वेंचर टू गो पब्लिक। रीजन में बोलते हैं द इन्वेस्टर कैन एग्जिट द वेंचर एंड गेट इन रिटर्न अ प्रॉफिट दैट इज इक्विवेलेंट टू द रिस्क दैट दे हैव टेकन। बताइए, वेंचर कैपिटल के बारे में ये क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? It says मेन गोल लास्ट स्टेज का, इन द लास्ट स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस, वेंचर कैपिटल की जो फाइनेंसिंग प्रोसेस होती है उसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसका मेन गोल होता है इज फॉर द वेंचर टू गो पब्लिक, ताकि वेंचर पब्लिक में चला जाए, पब्लिक में आ जाए। और द इन्वेस्टर्स कैन एग्जिट द वेंचर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं वेंचर को, एंड गेट इन रिटर्न अ प्रॉफिट, और बदले में प्रॉफिट का उतना हिस्सा ले सकते हैं जितना उन्होंने रिस्क बेयर किया हो, रिस्क मतलब लिया हो। बताइए, दो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, मतलब दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट यू हैव टू गेस कि दोनों सेंटेंसेस में से दोनों सेंटेंसेस क्या करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, एंड देन उसके बाद आपको ये देखना है कि रीजनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए बोलिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, फटाफट पता लगाइए क्या होगा करेक्ट आंसर। And the correct answer is both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब देखो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आपको पहले वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोसेस पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपन तब करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। Question 14th है, which of the following is not an importance of capital market? Investment in underdeveloped areas so as to endorse balanced industrialization. Capital markets help in getting foreign capital as well as promoting economic growth. Helps in contributing to the social welfare schemes of the nation. Mobilizes the financial resources all across the country. बताइए, बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Which of the following is not an importance of capital market? इनमें से कौन से वाला कैपिटल मार्केट का इंपॉर्टेंस नहीं है? पहला है इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलप्ड एरियाज सो एज टू एंडोर्स बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन। अंडर डेवलप्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना ताकि बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। नाउ व्हाट इज बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन? बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सारे एरियाज जो भी हैं वो प्रॉपरली सेम वे में ही इंडस्ट्रियलाइज हैं। ये नहीं है कि यहाँ वाले एरिया में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और ये वाला बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है? कैपिटल मार्केट्स हेल्प्स इन गेटिंग फॉरेन कैपिटल एज वेल एज प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कैपिटल मार्केट की मदद से हमें फॉरेन कैपिटल मिल पाता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से प्रमोट हो पाती है। हेल्प्स इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशल वेलफेयर स्कीम्स ऑफ द नेशन। ये मदद करता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करने से, नेशन की जितनी भी होती है। मोबिलाइजेज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल अक्रॉस द कंट्री। इससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरी कंट्री में मोबिलाइज होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आपको बताना है कैपिटल मार्केट का कौन से वाला इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे चारों लाइनों में से, बताइए। And the correct answer of this question is helps in contributing to the social welfare schemes of the nation. क्यों भाई, गवर्नमेंट क्या करेगी फिर अगर यही काम करेंगे तो?
सो ये सी करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये काम कैपिटल मार्केट का नहीं है, ना ही उसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए 15th क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ एन इन्वेंट्री इज ₹10 विद एन एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ ₹40 पर यूनिट, द एनुअल डिमांड इज 800 यूनिट्स, फाइंड द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए बताइए क्या होगा ये। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट से ये, क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बताई नहीं है। 20, 30, 40, 50 जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत ही जल्दी वीडियोस आ रही हैं। आई नो थोड़ा सा पेशेंस लेवल में आपका टेस्ट कर रही हूँ, बट इट्स ओके, आपके पेपर से पहले मैं वीडियोज़ दे दूँगी, सो डोंट वरी, ठीक है। एटलीस्ट जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बिल्कुल नहीं वो करी हैं उनका तो दे दूँगी। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको मॉक में भी बताती जा रही हूँ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 20। ठीक है, कैसे आया वो मैं आपको आराम से समझाऊंगी। 16th क्वेश्चन है, दिस एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, डिस्पैचिंग, नन ऑफ द अबव। दिस एलिमेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लान हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, डिस्पैचिंग, नन ऑफ द अबव। बताइए बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस एलिमेंट से ऑपरेशनल प्लान के इस एलिमेंट से आप अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं एरर्स का। बताइए, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, डिस्पैचिंग, नन ऑफ द अबव। बोलिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉलो अप। फॉलो अप से आप अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं एरर्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इट सेज व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी implies that a company cannot be held liable for the actions of its members? Limited liability, separate legal entity, artificial person, voluntary association। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट देख लीजिएगा एक बार अच्छे से क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। Which characteristic of company implies that company cannot be held liable for the actions of its members? कौन से वाला कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का इम्प्लाई करता है कि कंपनी मेंबर्स के एक्शंस के लिए लाइबल नहीं ठहराई जा सकती है। हेल्ड लाइबल फॉर द एक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स। हाँ, कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, कंपनी नहीं लाइबल ठहराई जा सकती है मेंबर्स के एक्शंस के लिए। बताइए, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, वॉलंटरी एसोसिएशन। एंड द करेक्ट आंसर विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई तुम्हारी आइडेंटिटी अलग है, हमारी अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग है, तुम्हारे कांड हमारे सर पे नहीं, हमारे कांड तुम्हारे सर पे नहीं, सिंपल सा लॉजिक। चलिए 18th क्वेश्चन है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड फाइनेंस एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, बोथ ए एंड बी। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेशली लास्ट मॉक और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। This form of business organization has a limited area of operation due to availability of limited finance and limited managerial abilities. ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसका लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंस भी लिमिटेड होता है और मैनेजरियल एबिलिटीज भी लिमिटेड होती हैं। ये कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, बोथ ए एंड बी। बताइए। And the correct answer of this question is sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑब्वियसली एक इकलौता इंसान होता है, तो कितनी मैनेजरल एबिलिटीज़ होंगी उसके अंदर? लिमिटेड ही होंगी। फाइनेंस भी अकेले को ही अरेंज करना है, तो अगेन दोनों चीज़ें बहुत ही कॉन्स्टेंट होती हैं। चलिए 19th क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वर्ल्ड फेमस जूट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू न्यू दिल्ली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूट हैंडबैग्स, आइडेंटिफाई यूटिलिटी दैट इज क्रिएटेड, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, बोथ ए एंड बी। ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करूँगी बच्चे गलती ना करें। बताइए, वर्ल्ड फेमस जूट जो होता है वेस्ट बंगाल से दिल्ली ला रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम जूट हैंडबैग्स बना सके। यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी हो रही है? फॉर्म, प्लेस, टाइम, क्या? बोथ ए एंड बी।
and the correct answer is place utility. No, it should be both A and B. Reason being, एक तो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जूट को वेस्ट बंगाल से दिल्ली तक, और दूसरा हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जूट बैग्स बना के, तो बोथ ए एंड बी, फॉर्म भी हो रहा है और प्लेस भी हो रहा है. ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन. This stage in the creative process is also called the validation or testing stage. Verification, elimination, incubation, idea germination. बताइए. This stage in the creative process is also called the validation or testing stage. Verification, elimination, incubation, idea germination. Creative process से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. And the correct answer will be verification. Validation, verification, link बिठाना था, common sense लगाना था. चलिए 21st क्वेश्चन है. During a time, India was suffering from poor connectivity and a severe scarcity of the most critical digital resource data. Data was not only scarce, but it was priced artificially high to make it unaffordable to a majority of Indians. This is when Mr. Mukesh Ambani launched his telecom venture Jio. Jio transformed all of these by making data abundant and affordable and available in every part of the country. हाँ, और उसके बाद जो चार्जेस लगाए हैं ना, वो भी जियो के बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाले हैं. ऐसे नहीं है बिल्कुल कि उनको ऐसे फेमस करे जा रहे हैं बिना मतलब के. व्हाट इज द अबव पैराग्राफ्स ट्राइंग टू रिवील अबाउट एन एंटरप्रेन्योर? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंट एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव. बताइए बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हिंदी बताओ. जिन लोगों को हिंदी नहीं सुननी है अभी, वो पॉज कर सकते हैं. मैं हिंदी बताना शुरू कर रही हूँ. इट सेज, ड्यूरिंग अ टाइम इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम पुअर कनेक्टिविटी. एक समय था जब इंडिया पुअर कनेक्टिविटी से ग्रस्त था. सफरिंग, ही वाज सफरिंग, मतलब इंडिया वाज सफरिंग. ही होगा, शी होगा, शी होगा. तो और स्कैरसिटी थी बहुत ज़्यादा डिजिटल रिसोर्स डेटा की. ठीक है, तो डेटा वॉज नॉट ओनली स्कैर्स, डेटा ना सिर्फ स्कैर्स था बट बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस्ड भी था ज़्यादातर इंडियंस के लिए. उस टाइम पे मुकेश अंबानी जी ने टेलीकॉम वेंचर जियो का लॉन्च किया और जियो ने सारी सर्विसेज आपको अबंडेंस में दे दी और अफोर्डेबल भी बना दी. और उसके बाद अब तो मतलब ऐसा है, सिर्फ इनकमिंग के लिए भी आपको रिचार्ज कराना पड़ता है. लाइक बहुत दिन से आई हैव 2 जियो नंबर, तो बहुत दिन से आई एम गेटिंग दीज कॉल्स फ्रॉम द जियो, ये क्या रहते हैं, सेंटर, कि अगर आपने इनकमिंग के लिए कॉल वो नहीं किया, रिचार्ज नहीं किया, तो हम कनेक्टिंग वो काट देंगे, आपका वो कर देंगे, कनेक्शन ही किसी और को दे देंगे. बताओ व्हाट्स द सेंस? कभी ऐसा सुना था? हमेशा ऐसा होता था कि आप आउटगोइंग के लिए तो पैसे करवाएंगे, रिचार्ज करवाएंगे, लेकिन इनकमिंग के लिए आपको रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है. अब दोनों नंबर पे रिचार्ज करवाते रहो, अलग से पैसा डबल खर्च करो. तो बताओ, ये बोल रहे हैं अबव पैराग्राफ ट्राइंग टू रिवील अबाउट एन एंटरप्रेन्योर. एक एंटरप्रेन्योर्स के बारे में कुछ रिवील करना चाह रहे हैं. बताइए क्या रिवील करना चाह रहे हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, एनवायरमेंट एनालिसिस, ऑल ऑफ द अबव. बोलो 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 जल्दी से. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी. इन्होंने सेंस किया कि कहाँ पे मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और फट से उसको ग्रैब किया और आगे शुरू हो गए. 22nd क्वेश्चन है, which of the following does not require careful evaluation while assessing the market? Demand, supply and nature of competition, market equilibrium condition, या फिर cost and price of product. बोलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? Which of the following does not require careful evaluation while assessing the market? Demand, supply and nature of competition, market equilibrium condition, cost and price of product. हिंदी बताऊँ इसकी तो ये बोलते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ डज नॉट रिक्वायर केयरफुल एवेलुएशन, जिसमें आपको मार्केट का केयरफुल एवेलुएशन, मार्केट को एसेस करते वक्त केयरफुल एवेलुएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कौन से वाली चीज़ में? 4 चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं. And the correct answer will be market equilibrium condition को आपको वो करने से पहले नहीं चलती, जबकि डिमांड, सप्लाई, नेचर ऑफ कंपटीशन, कॉस्ट और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्केट में जाना पड़ता है चीज़ें देखने के लिए. 23rd क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ऑल्टरिंग एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड व्हाट?
business opportunity, sensing entrepreneurial opportunity, environment scanning, none of the above. बोलिए. Process of altering an idea into an opportunity and then into an enterprise. एक आइडिया को ऑल्टर करने की प्रोसेस अपॉर्चुनिटी में, मतलब ऑल्टर करके एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस, एंड देन इनटू एन एंटरप्राइज, और उसके बाद उसको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करना क्या है. तो मतलब एक आइडिया को पहले अपॉर्चुनिटी में आपने वो किया और उसके बाद उसे आप क्या कर रहे हैं, एंटरप्राइज में कन्वर्ट कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग या फिर नन ऑफ द अबव. And the correct answer of this question is sensing entrepreneurial opportunity. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24. ये बोलता है आइडेंटिफाई द फोर्थ एलिमेंट इन द इनोवेशन प्रोसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, एनालिटिकल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन. बोलिए चौथा एलिमेंट इनोवेशन प्रोसेस का जो कि नीचे दिया गया, उनमें से 4 ऑप्शन में से आपको पता लगाना है. फोर्थ एलिमेंट इन द इनोवेशन प्रोसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है. रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन, एनालिटिकल प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन. And the correct answer is implementation. Fourth element of innovation process is implementation. चलिए 25th क्वेश्चन है. अगेन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस मॉक में बहुत सारे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं. यहाँ पे हमारा आधा मॉक खत्म हो जाएगा क्योंकि 25 और क्वेश्चन हमें और करने हैं. ठीक है. हाउ आर एंजल इन्वेस्टर्स डिफरेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट. मैं आपको स्टार्टिंग डे से, जब से एंटरप्रेन्योर के मॉक करवा रही हूँ ना, तब से मैं आपको शायद ये बोल रही हूँ, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट. ये वाली वीडियो देख लेना, ये वाली वीडियो देख लेना. 11th क्लास में मैंने बनाई थी बिजनेस स्टडीज़ में, जिसने भी नहीं देखी अभी तक फट से जाके देख लो. दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ये पूछ रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन बोलता है एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑथराइज्ड इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन देयर ओन मनी into small businesses, while venture capitalists do not invest their own money in the companies. Angel investors expect a high return on their investment, while venture capitalists only provide advice along with funding to the startups. Angel investors are current CEOs in the company, while venture capitalists are retired CEOs. All of the above. बताइए एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, जिनके बारे में अक्सर आप सुनते रहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, 4 डिफरेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं. एक्चुअली 3 लिखे हुए हैं, उसके बाद चौथा है कि ऑल ऑफ द अबव. तो बता दीजिए क्या लगता है आपको, करेक्ट आंसर क्या होगा. एंजल इन्वेस्टर्स ऑथराइज इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं छोटे खुद की अपने पैसा छोटे छोटे बिजनेसेस में, जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं हाई रिटर्न्स, वेयरएज वेंचर कैपिटलिस्ट अलॉन्ग विद मतलब एडवाइस देते हैं और फंडिंग करते हैं स्टार्टअप्स को. एंजल इन्वेस्टर्स करंट सीईओज होते हैं, वेयरएज वेंचर कैपिटलिस्ट रिटायर्ड सीईओज होते हैं. ऑल ऑफ द अबव. And the correct answer is angel investors are authorized investors who invest in their own money into the small businesses, while venture capitalists do not invest their own money in the companies. Angel investors खुद का पैसा लगाते हैं, ठीक है, और वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली फर्म या वैसा सब रहता है तो ये पैसा खुद का नहीं लगाते. ये जो इनके कंपनी या फर्म का पैसा होता है या जो भी इन्होंने इकट्ठा किया है डिफरेंट सोर्सेज से, वो सारा लगाते हैं. ठीक है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26. ये बोलता है टू डिटर्मिन द कैश पोजिशन ऑफ देयर बिजनेस द एंटरप्रेन्योर यूजेस अ सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ कैश इन लेस कैश आउट. व्हिच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान इज दिस. हाँ जी, let's cash out. To determine the cash position of their business, the entrepreneur uses a simple determination of cash in less cash out. Which component financial plan is this? Pro forma balance sheet, pro forma income statement, pro forma cash flow, pro forma financing decisions. बताइए what will be the correct answer of this question?
एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोफोर्मा कैश फ्लो। भाई देख लो यार, पूरे उसमें कैश की बात हो रही है, कैश इन माइनस कैश लेस, ओ सॉरी कैश आउट, राइट, और ऊपर भी बात हुई है कैश पोजीशन जानने के लिए, तो ऑब्वियसली कैश पोजीशन जाननी है तो कैश फ्लो ही बनाना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक। अगर ओवरऑल बिजनेस की प्रोग्रेस देखनी होती तो बैलेंस शीट आंसर होता, ठीक है। चलिए 27th क्वेश्चन है, अ प्रोडक्ट हैज सेवरल प्रोपोर्शंस लाइक वेट एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी, ब्रांड नेम, पैकेज, वारंटीज एक्सेट्रा। ऑल द प्रोपोर्शंस आर कलेक्टिवली कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। A product has several proportions like weight and size of product, quality, brand name, package, warranties, etc. All the proportions are collectively called marketing mix, product mix, both A and B, neither A nor B. बताओ। एक प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रोपोर्शंस हैं, जैसे कि वेट और साइज है उस प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी है, उसका ब्रांड नेम है, उसका पैकेज है, उसकी वारंटीज हैं, ये सारे प्रोपोर्शंस कलेक्टिवली क्या कहलाए जाएंगे? मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, बोथ ए एंड बी, नीदर नो ए नॉर बी। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, क्योंकि इसमें ब्रांड नेम की भी बात हो रही है, पैकेजिंग की भी बात हो रही है, जो कि मार्केटिंग मिक्स का पार्ट होते हैं। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन हैज ओपनड अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इन हिज कॉलोनी टू प्रोवाइड बेसिक आइटम्स लाइक ब्रेड, मिल्क एक्सेट्रा टू द रेजिडेंट्स ऑफ हिज कॉलोनी। विच अप्रोच ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज्ड बाय हिम? अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन, बोथ एंड बी एंड सी। अब ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आपसे सही क्वेश्चन आंसर बन जाए। अगर आपने खुद से पढ़ा है बुक में देन यू कैन ऑब्वियसली ट्राई। गेस तो लगाना मत किसी क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे तुक्का की, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं है और तुम तुक्का लगा रहे हो। फाइनल पेपर की बात कर रही हूँ, यहाँ तो प्रैक्टिस चल रही है तो जो मर्जी कर लो। फाइनल पेपर में यू विल गेट नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए बिल्कुल तुक्का लगाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। चलिए, Martin has opened a small grocery store in his colony to provide basic items like bread, milk, etc. to the residents of his colony. Martin ने एक small grocery store खोला है अपनी कॉलोनी में ताकि वो बेसिक फूड आइटम्स डिलीवर कर सके, लाइक ब्रेड, मिल्क वगैरह रेजिडेंट्स को कॉलोनी की। प्रमोशन के लिए कौन सी अप्रोच उसको रेकमेंड करनी चाहिए, मतलब उसको बोलनी चाहिए करने के लिए? अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन, बोथ बी एंड सी। बोलिए। The correct answer of this question is below the line, ठीक है, बट हम इसको skip कर रहे हैं, जब हम concept पढ़ेंगे तो हम तब आएंगे। The Quality Walls company has given its franchisee to different shops in Surat. The store owners can use the brand name and distribute the manufactured ice cream in cups. In return, the store owner are required to pay a fee or purchase a minimum inventory of stock in return for these rights. This is an example of product franchisee business opportunity, manufacturing franchisee opportunity, business franchisee opportunity, venture business format franchisee opportunity. इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग से, तो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलो एटलीस्ट मैंने ना तुम्हें ये तो बता दिया है कि बुक में कौन कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा अपने एंड पे बुक से वो टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। लास्ट मोमेंट के भरोसे मत बैठो, मैं क्लियर कर दूंगी तुम्हारे सारे डाउट्स, मैं पढ़ा दूंगी तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मतलब सही से रखो। मेरे भरोसे रह सकते हो तुम, लेकिन मैं एंड में पढ़ाऊंगी तो इससे बेटर है थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखो ना, ताकि अगर डाउट्स भी आ रहे हैं तो मैं पढ़ते वक्त तो तुम उसी टाइम कॉन्सेप्ट वीडियो से क्लियर कर सको। चलिए, क्वालिटी वॉल्स कंपनी ने फ्रेंचाइजी दी है डिफरेंट शॉप्स को सूरत में। स्टोर ऑनर्स कैन यूज़ द ब्रांड, स्टोर ऑनर्स उनके ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम इन कप्स, ठीक है। In return, the store owners are required to pay a fees or purchase a minimum inventory of stock in return for these rights. Obviously, जब आप किसी और से फ्रेंचाइजी लेते हो, उनके ब्रांड नेम को इस्तेमाल करने का राइट लेते हो, तो आपको उनको फीस पे करनी पड़ती है या फिर मिनिमम इन्वेंट्री उनसे लेनी पड़ती है स्टॉक की। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, वेंचर बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर चारों ऑप्शन में से?
क्वालिटी वॉल्स ने दिया है सूरत में डिफरेंट शॉप्स को मौका अपने प्रोडक्ट को बेचने का, मतलब अपने ब्रांड नेम के अंदर आइसक्रीम बेचने का। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग केस एंड आंसर द क्वेश्चन 30 एंड 31। मतलब 2 क्वेश्चन है और एक केस स्टडी है, उसके बेसिस पे हमें दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट इज द पावर मेकअप ऑफ द ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री? 2 powerhouses control the market share of the carbonated soft drinks and beverage industry, PepsiCo, INC, and the Coca-Cola Corporation. Since 2004, Coca-Cola Company has been the market leader. Coca-Cola, despite a brand value decline of 13% in 2021, remained the world's most valued soft drink brand at $33.2 billion in 2021. According to Brand Finance, PepsiCo takes second at $18.4 billion. बहुत difference है यार। Dr. Pepper's Snapple was the fastest growing soft drink brand with a 40% brand value increase, followed by Red Bull's 15% increase. कौन पीता है Red Bull? इतने गंदा टेस्ट होता है उसका। If the two companies stated in the report happen to merge, it will be dash vertical merger, horizontal merger, conglomerate merger या market extension merger। चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए केस, पॉज लीजिए, आराम से पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर मैं हिंदी बताती हूँ इसकी। So, what is the power makeup of the global soft drink industry? ये बोलते हैं 2 power houses हैं जो कंट्रोल करती हैं मैक्सिमम मार्केट को। वन इज पेप्सिको एंड अनदर वन इज हमारा कोका कोला। 2004 से कोका कोला का मार्केट मतलब कोका कोला मार्केट में लीडर बना हुआ है। ठीक है, 2021 में इसमें 13% डिक्लाइन आया है, मतलब 2021 में 13% डिक्लाइन आया। थोड़ा बहुत कोविड के कारण भी हो सकता है ना, कोविड में अपन कहाँ पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, हमारे घर तो नहीं आ रही थी। एनीवेज, फिर भी ये ब्रांड वन मतलब मार्केट में अभी भी उसकी ही लीडरशिप है। ठीक है, और इनका वो क्या है, ब्रांड का वैल्यू क्या जा रहा है, $33.2 बिलियन इन 2021, और साथ में पेप्सी का जा रहा है जो कि सेकंड नंबर पे 18.4 बिलियन। इसके अलावा डॉक्टर पेपर स्नैपल ने सबसे ज़्यादा उतार मतलब चढ़ाव दिखाया है 40% ब्रांड वैल्यू का इंक्रीज़ का, और उसके बाद रेड बुल ने 15%। ठीक है, मतलब ये मार्केट लीडर्स हैं, ये जो नए आ रहे हैं और एकदम से ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि 2 कंपनीज इनके बारे में बात हुई है वहाँ पे, इनिशियल वाली पेप्सिको और हमारा कोका कोला। अगर वो मर्जर करने के बारे में सोचते हैं तो ये किस तरह का मर्जर होगा? विल इट बी अ वर्टिकल मर्जर और एन हॉरिजॉन्टल मर्जर, या कॉन्ग्लोमरेट, या फिर मार्केट एक्सटेंशन? बताइए। ये तो पता होना चाहिए, तो बहुत बार कर लिया अपन। एंड द करेक्ट आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल मर्जर। दोनों ही सेम उसमें काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे है, तो इसलिए इनके बीच में जो मर्जर होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नेचर का होगा। दोनों कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं। According to the report, which is the fastest growing soft drink brand? PepsiCo, Coca-Cola, Dr. Pepper Snapple। मैंने नहीं पढ़ा ये पेपर स्नैपल का कहीं पे, डॉक्टर पेपर स्नैपल, ये भी कोई नया हुआ है, देखना पड़ेगा। रेड बुल, बताओ कौन से वाला फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है? ओके, सॉरी। एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर पेपर स्नैपल। वहाँ पे लिखा हुआ था कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इसने शो की है 40% की, और सेकंड नंबर पे की है रेड बुल ने 18% की। और मेरे को ये ड्रिंक देखनी पड़ेगी एक बार कौन सी है, मैंने नहीं पी अभी तक। एनीवेज, 32nd क्वेश्चन है, एन आइटम कैन बी परचेज फॉर ₹100, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100 एंड द इन्वेंट्री कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द आइटम कॉस्ट पर एनम। If the annual demand is 2000 units, the economic order quantity is, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए बताइए आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूला को हम आराम से समझेंगे और ये मैं आपको पक्का करके दूंगी क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। इस क्वेश्चन का आंसर है 200, लेकिन कैसे आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In this stage of seeking venture capital finance, a business plan is presented by the entrepreneur to the venture capitalist firm. In which early stage financing does this happen? Seed capital finance,
pre-start and startup finance, second round financing, none of the above. चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. In this stage of seeking venture capital finance, a business plan is presented by the entrepreneur to the venture capitalist firm. In which early stage financing does this happen? इस स्टेज में जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट से फाइनेंस लेना होता है, हमें बिजनेस प्लान तैयार किया जाता है एंटरप्रेन्योर द्वारा, ताकि वो दिखाया जा सके, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म को प्रेजेंट किया जा सके ये कौन सी स्टेज, फाइनेंसिंग की कौन सी अर्ली स्टेज का हिस्सा है. सीड कैपिटल फाइनेंसिंग, प्री स्टार्टअप एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग, या फिर नन ऑफ द अबव. अलग अलग टाइप की फाइनेंसिंग होती है ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, सीड कैपिटल फाइनेंसिंग. बताइए ये कौन से वाला है. And the correct answer of this question is pre-startup and startup financing. स्टार्टअप से पहले और स्टार्टअप के लिए जो फाइनेंसिंग होती है वो. 34th क्वेश्चन है, what is true for venture capital and the startup? With venture capital, the startup business issues shares in exchange of money. The venture capitalists become partial owners of the startup. Venture capitalist fund is used only for high growth startups where the risk is very high. All of the above. बोलो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. What is true for venture capital and the startup? वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप के बारे में कौन सी चीज़ यहाँ पे सही लिखी हुई है. With venture capital, the startup business issues shares in exchange of money. The venture capitalists became partial owners of the startup. Venture capitalist fund is used only for high growth startups where the risk is very high. All of the above. And the correct answer is all of the above. ये सारी की सारी चीज़ें करेक्ट हैं. चलिए 35th क्वेश्चन है, कंपनी decides to refinance its debt after an interest rate decrease and is announced by the central bank of the country. Identify the pestle model in the above statement. A company decides to refinance its debt after an interest rate decrease is announced by the central bank of the country. pestle model का कौन सा वाला इंस्टेंस यहाँ पे मेंशन है. ये बोल रहे हैं कंपनी ने डिसाइड किया कि वो रीफाइनेंस करेगी अपने डेट को जब उनको पता लगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को डिक्लाइन कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, तो कंपनी ने डिसाइड किया रीफाइनेंस करना अपने डेट को. तो ये पेस्टल मॉडल का कौन से वाला हिस्सा है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इकोनॉमिक. आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है, डेट के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है, तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है ना. 36th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स गिव्स इंपॉर्टेंट information to identify and analyze the market need, market size and competition. Market or demand driven ideas, natural resources, trading related ideas, service related ideas. बोलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स, इनमें से कौन से वाला सोर्स ऑफ आइडिया फील्ड्स गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई एनालाइज द मार्केट नीड, जिसमें हम मार्केट नीड, मार्केट साइज और कंपटीशन को एनालाइज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस दर्शाया गया है. मार्केट और डिमांड ड्रिवन आइडियाज, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज या फिर सर्विस रिलेटेड आइडियाज. बताइए मार्केट की नीड, मार्केट का साइज, कंपटीशन, ये सब एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है. ये कौन से सोर्स से रिलेटेड चीज़ है, नाम से ही समझ में आ रही होगी. एंड द करेक्ट आंसर इज मार्केट और डिमांड ड्रिवन आइडियाज. एज आई सेड कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, मार्केट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा था. According to Section 220 of the Indian Companies Act dash, a company means a company incorporated under this act or any other previous act. 2013, 1958, 1850, 1858. कोई ढंग के ऑप्शन ही दे देते कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता, इतने सिंपल ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे. चलिए
ये पूछ रहे हैं सेक्शन 220 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट कौन से ईयर में आया था, वो बेसिकली क्वेश्चन है। एक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है इस एक्ट के अंदर या फिर किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर, तो एक्ट का आपको ईयर बताना है। बहुत सिंपल है और मैं बहुत बार बोल भी चुकी हूँ। एंड द करेक्ट आंसर इज, देखिए एक कंपनीज एक्ट था जो 1956 में आया था जो सबसे फेमस था, उसके बाद जो सबसे फेमस हुआ वो हुआ 2013 वाला जो लेटेस्ट करंट में चल रहा है। चलिए 38th क्वेश्चन है, बिजनेस प्लान इज इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक द एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। अ बिजनेस प्लान कैन प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। चलिए ये है आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन। सबसे पहले तो यही बता दो कि असर्शन और रीजन में लिखे हुए सेंटेंसेस क्या करेक्ट भी हैं या नहीं है, और अगर करेक्ट है तो क्या वो अच्छे से एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बताइए। A business plan is important to all the stakeholders like the entrepreneurs, investor, venture capitalists, etc. एक business plan important होता है सारे stakeholders के लिए like entrepreneur, investor और venture capitalist. A business plan can provide a roadmap for starting a new venture. एक business plan provide कर सकता है roadmap नया business शुरू करने का, बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। पहले तो यही देख लो दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है। And the correct answer will be both A and R are true and R is the correct explanation of A. Business plan important होता है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, क्यों? क्योंकि ये रोड मैप देता है एक नए वेंचर को स्टार्ट करने का, ठीक है, इसलिए इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। 39th question, when smartphones are launched into the market, they usually price them very high initially. Identify the pricing strategy used by the mobile companies. कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, वेरिएबल प्राइसिंग, क्रीमिंग। बोलिए, जब मोबाइल फोन्स नए नए आते हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन हम बाद में देखते हैं वही सस्ते में बिकने लग जाते हैं। यहाँ पे मोबाइल कंपनीज कौन सी वाली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं? When smartphones are launched into the market, they usually price them very high initially. वो usually अपने आप को बहुत ही high initially price करती हैं। आपको यहाँ पे बताना है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो कि मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल कंपनीज यूज़ करती हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पेनिट्रेशन, वेरिएबल, क्रीमिंग या स्किमिंग। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रीमिंग या फिर स्किमिंग। ओके, चलिए ये प्राइसिंग भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 40th क्वेश्चन है हमारा, समटाइम्स इन एडिशन टू द ओरिजिनल फीस एंड रॉयल्टीज द फ्रेंचाइजर्स ऑल्सो डिमांड अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज। द फ्रेंचाइजर माइट चार्ज एक्स्ट्रा फॉर गिविंग एडवर्टाइजिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। विच डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रेंचाइजी इज बीइंग डिस्कस्ड हियर? राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कंटिन्यूइंग कॉस्ट कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग बॉट, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। बोलिए, समटाइम्स इन एडिशन टू ओरिजिनल फीस, कभी कभी इन एडिशन टू ओरिजिनल फीस रॉयल्टीज भी पे करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कभी कभी फ्रेंचाइजर डिमांड कर लेता है रेवेन्यूज का परसेंटेज। हाँ, बहुत सारे फ्रेंचाइजर ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ऊंचा है ना। इवन फॉर दैट मैटर कुछ फ्रेंचाइजर्स तो मैंने ऐसे देखे थे जिनका नाम इतना ऊंचा भी नहीं है। दे वर सेइंग कि हमें आपके रेवेन्यू का 50%, 40% चाहिए। भाई एक तो हम तुमसे तुम्हारे फ्रेंचाइजी ले रहे हैं पेमेंट करके, ठीक है, मतलब तुम्हें रॉयल्टी, तुम्हें फीस सब पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी ह्यूज नेचर की हो गई है, और उसके बाद वी नीड टू पे यू रेवेन्यू ऑल्सो। भैया हम क्या कमाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? सो येस इंडीड ऐसे कुछ होते हैं फ्रेंचाइजर्स जो आपको बोलते हैं कि रेवेन्यू भी दो 1% तक। The franchisor might charge extra for giving advertising and training facility. कभी कभी ट्रेनिंग देने के भी, भाई देखो फ्रेंचाइजर को ऑब्वियसली अगर स्टैंडर्डाइजेशन करवानी होती है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनवाने होते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग के भी कई फ्रेंचाइजर पैसे चार्ज करते हैं। विच डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी इज बीइंग डिस्कस हियर? यहाँ पे कौन से वाला डिसएडवांटेज फ्रेंचाइजी का डिस्कस किया गया है? Right and the only way of doing things, continuing cost of implication, risk of franchisor getting bought, inability to provide services. बोलिए। And the correct answer is continuing cost implication. Cost पे cost लगाए जा रहे हो तुम, हमारा क्या मतलब हुआ हमारा फ्रेंचाइजी लेने का? 41st क्वेश्चन है, by what other names can stock be associated with? Securities, share, equity, all of the above. Wow, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है।
जल्दी बताओ, ये तो ऐसे आना चाहिए चुटकियों में। सिक्योरिटीज को और कौन कौन से स्टॉक को और कौन कौन से नाम से बुलाया जाता है? सिक्योरिटीज, इक्विटी, देन शेयर्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये तो पता ही था, ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछते हैं इन्होंने। चलिए 42nd क्वेश्चन है, Facebook, WhatsApp, Instagram and Messenger were all independent social media platforms started by different companies, one after another. Over the years, they were integrated into one big social media company. What type of merger is the integration of Facebook, WhatsApp, Instagram and merger? वो तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि एक इंसान के पास इतने सारे पैसे आ गए थे, उसने सारी चीज़ें खरीद ली और अब वो एक इकलौता इंसान हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। आप समझ रहे हैं कितना डोमिनेटिंग पोजीशन पे है वो फिलहाल, कितना डोमिनेटिंग, मतलब उसके इशारे पे सब लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस हो सकती है। सोचो वो बोले आज से मैं बंद कर रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद होने से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंस्टाग्राम बंद कर रहा हूँ, वो रील्स किस पे शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, राइट? रील्स किस पे बनाएंगे फॉर दैट मैटर। और व्हाट्सएप तो मैंने आपको कल ही बताया था पिछले वाले मॉक में कि व्हाट्सएप कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हर किसी की लाइफ में आज की डेट में। सो यस, अगर ये सब मतलब ये मर्जर किस तरह का है वो आपको बताना है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन, वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर या फिर मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्यों? क्योंकि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सारे सेम लेवल पे काम करते हैं, अगर इनके बीच में मर्जर होगा तो हॉरिजॉन्टल नेचर का होगा। चलिए 43rd क्वेश्चन है, Evelyn wanted the younger generation to understand the benefits of healthy eating. Keeping this thing in mind, she started her own business and named it as Healthy Eating Millennials, HEM. The restaurant took off at a great pace and soon became the talk of the town. Soon, Evelyn was able to open many branches all over the state. Seeing Evelyn's success, other restaurants followed the same model, but it was HEM that always had a major share in the market. Identify the point of importance of environment and above case implies identification of opportunities to get the first mover advantage, tapping useful resources, sensitization of entrepreneurs to cope up with the rapid changes and better performance. बताइए, बहुत ही प्यारा एक क्वेश्चन है, जल्दी से पता लगाइए क्या होगा इसका आंसर। एवलिन चाहती थी कि उसके यंगर जनरेशन्स हेल्दी ईटिंग के बेनिफिट्स को समझे, तो उसने खुद का एक रेस्टोरेंट शुरू किया जिसमें उसने हेल्दी खाना ऑफर करना शुरू किया। बहुत ही जल्दी वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया और सारी मतलब इसने बहुत सारी ब्रांचेस भी खोल ली। सब लोगों ने जब एवलिन की सक्सेस देखी तो उन्होंने भी सेम कॉपी करने की कोशिश की, बट देन हमेशा ये एवलिन वाला ही ज़्यादा मार्केट शेयर वो कैप्चर कर पाया। ठीक है, अब आपको बताना है इंपॉर्टेंस मार्केट एनवायरनमेंट की, अब आप केस में जो दर्शाई गई है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू कोप विद द रैपिड चेंजेस, बेटर परफॉर्मेंस। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऑब्वियसली एवलिन ने क्या किया, पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उसने देखा अरे ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बढ़िया लग रही है, चलो इसको फट से वो करता है, और क्या हुआ, दूसरों से आगे निकल गई और मार्केट शेयर ले लिया, सबसे ज़्यादा बड़ा वाला। 44th क्वेश्चन है, नॉट स्विचिंग टू एंड्रॉयड, लैक ऑफ इनोवेशन, नॉट अपग्रेडिंग द सॉफ्टवेयर वर सम ऑफ द रीजंस दैट लेड टू फेलियर ऑफ नोकिया। चलिए किसी ने तो बात करी नोकिया के बारे में। Which of the following SWOT analysis framework did Nokia fail to do? Strength, weakness, opportunities, threats. Not switching to Android, lack of innovation, not upgrading the software were some of the reasons जिसकी वजह से क्या हुआ, नोकिया का फेलियर हो गया। नोकिया क्यों फेल हुआ, इन सब रीजंस के कारण फेल हुआ। अब आपको यहाँ पे बताना है स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नोकिया का फेल होने का रीजन क्या था। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, क्या वो चीज सही से नहीं कर पाया। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटीज। वो ये नहीं देख पाया कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी आ रही हैं मार्केट में, वो हमेशा पहले की तरह बना रहा, जिसके कारण वो दूसरों के कंपैरिजन में लैग कर गया और
डूब गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 और ये बोलता है कैपिटल रेज्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। Identify from the options given below the entrepreneur cannot do with the raised capital. Set up new enterprise, diversify, use it for personal purpose, expand. क्या क्वेश्चन है? कैपिटल रेज बाय एन एंटरप्रेन्योर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। जो कैपिटल हम लेते हैं एंटरप्रेन्योर से उसे काफ़ी अलग अलग तरीकों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिफाई करिए वो ऑप्शंस जो कि एंटरप्रेन्योर कैन नॉट डू विद द रेज कैपिटल। रेज कैपिटल के साथ कौन से वाला ऑप्शन नहीं कर सकता, वो यू हैव टू टेल। सेट अप न्यू एंटरप्राइज, डाइवर्सिफाई, यूज इट फॉर पर्सनल पर्पज, एक्सपैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज यूज इट फॉर पर्सनल पर्पज। भाई आपने पैसा लिया है बिजनेस सेट करने के लिए, आप खुद की शादी पे लगा दोगे क्या? बताओ। 46 question. Taking franchisee of schools belongs to what? Product franchisee business opportunity, manufacturing franchisee opportunity, business franchisee opportunity, business format franchisee opportunity. बोलिए। फ्रेंचाइजी लेना स्कूल्स की, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल देखे होंगे तुमने, मतलब ये है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल थाईलैंड में भी है। सोचो, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल में भी है फॉर दैट मैटर, इंदौर में भी है शायद, आई गेस। हाँ, भोपाल में तो 2 ब्रांचेज हैं इनकी। उसके अलावा हर अगली जगह है तो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल, लेकिन हर एक जगह पाया जाता है। मतलब दूसरे लोगों ने क्या लिया होगा, फ्रेंचाइजी ली होगी ना, या हो सकता है ब्रांचेस भी खुली हों, एक ही इंसान ने इतना सारा खोल दिया। बट भोपाल वाला जहाँ तक मुझे पता है फ्रेंचाइजी वाला है। सो ये कौन सा उससे बिलोंग करता है, कौन से वाले टाइप के फ्रेंचाइजी से बिलोंग करता है? The correct answer of this question is business format franchisee opportunity. ठीक है, चलिए let's move to next question 47. assertion reason का है। assertion में लिखा हुआ है estimating an acquisition candidate is necessary. estimating an acquisition candidate is necessary. unwanted surprises are to be avoided and conservatism principle is to be followed. both A and R are true और correct explanation है नहीं है। A ट्रू है, R फॉल्स है, A फॉल्स है, R ट्रू है। बताइए। इस वाले मॉक टेस्ट में बहुत सारे असर्शन रीजन थे, बहुत सारे। अभी तक किसी भी मॉक में इतने नहीं आए, पर जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना बढ़िया होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन देख के जाओगे उतना बढ़िया होगा। एस्टिमेटिंग एन एक्विजिशन कैंडिडेट इज नेसेसरी। एस्टिमेट करने के लिए एक्विजिशन कैंडिडेट जरूरी होता है। अनवांटेड सरप्राइजेस आर टू बी अवॉइडेड एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज टू बी फॉलोड। फालतू के सरप्राइजेस अवॉइड करने चाहिए और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ऐसे वो कि जो ज़्यादा रिस्क लेने बिलीव ना करते हो। बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 48th क्वेश्चन। ये बोलता है सच इन्वेस्टर्स बेयर वेरी हाई रिस्क एंड देयर शेयर इज सब्जेक्टेड टू वीकनिंग आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग। हु आर दीज इन्वेस्टर्स? एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, जनरल पब्लिक, नन ऑफ द अबव। सच इन्वेस्टर्स बेयर वेरी हाई रिस्क। सच इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हाई रिस्क बेयर करते हैं एंड देयर शेयर इज सब्जेक्टेड टू वीकनिंग आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। और उनका शेयर सब्जेक्ट टू वीकनिंग होता है सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग के बाद। हु आर दीज इन्वेस्टर्स? ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं? आर दे एंजल इन्वेस्टर्स और द वेंचर कैपिटलिस्ट, या फिर जनरल पब्लिक, या फिर नन ऑफ द अबव? बोलिए, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? सच इन्वेस्टर्स बेयर वेरी हाई रिस्क। ये इन्वेस्टर्स बहुत हाई रिस्क बेयर करते हैं और इनका शेयर सब्जेक्ट टू वीकनिंग होता है सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग के बाद। ये इन्वेस्टर्स क्या कहलाए जाते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज एंजल इन्वेस्टर्स। ये इनिशियली बहुत वो करते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा अलग होने लग जाते हैं। चलिए 49th क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन है। An effective advertisement should be eye-catching for the audience and should be a bit different from the clutter of competing advertisements. Which aspect of effective advertising is being discussed? Interest, desire, action, attention. बोलिए।
An effective advertisement should be eye-catching for the audience. एक इफेक्टिव जो एडवर्टीजमेंट होती है वो लोगों के लिए बहुत ही आई कैचिंग होनी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर जब हम टीवी देख रहे होते हैं बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, ठीक है। अब उन एडवर्टीजमेंट्स में से हम हर एक एडवर्टीजमेंट को सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली मतलब हर एक एडवर्टीजमेंट आपका ध्यान नहीं अट्रैक्ट करती, राइट क्योंकि कुछ बहुत बोरिंग, कुछ बहुत डल आती हैं। लेकिन एक ऐसी आई जो बिल्कुल ऐसे मतलब एक अलग एनर्जी, एक अलग वाइब लेके आई है, तो लोग के एकदम से ध्यान अट्रैक्ट होता है उसके टूवर्ड्स, बहुत आई कैचिंग लगती है वो, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि एक अच्छी एडवर्टीजमेंट वही होती है जो आई कैचिंग हो पब्लिक के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप ये किसके लिए बना रहे हो, ऑडियंस के लिए बना रहे हो। अगर ऑडियंस ही उसे नोटिस नहीं करेगी तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे, वो बताओ। एंड शुड बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्लटर ऑफ कंपीटिंग एडवर्टीजमेंट। और आप ये भी मानते हैं कि हर अगली चीज़ की आजकल एडवर्टीजमेंट आती है, हर अगली चीज़ की, मतलब गॉन आर दोज डेज जब 4 चीज़ों की मतलब गिनती की एडवर्टीजमेंट आया करती थी टीवी पे। आजकल छोटे से छोटा ब्रांड भी कोशिश करता है टीवी पे एडवर्टीजमेंट दे दो ताकि थोड़ा लाइमलाइट में आ जाए, बहुत सारे लोग एक ही साथ देख ले, राइट। तो अब उनसे अपने वाले एडवर्टीजमेंट को तुम अलग कैसे बनाओगे, वो जो क्लटर क्रिएट हुआ है इतनी सारी एडवर्टीजमेंट का, उससे अपने वाले को अलग कैसे बनाओगे। विच एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट इज बीइंग डिस्कस हियर। कौन सा एस्पेक्ट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट का यहाँ डिस्कस किया गया है। इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, टेंशन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, अटेंशन। बताइए। अटेंशन। आपने देखा ओके थोड़ा सा ना मतलब ऐसे इंटरप्रिटेशन पे जाना। आई कैचिंग का मतलब क्या होता है, लोगों की अटेंशन आप लेना की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहीं से क्लिक हो जाना चाहिए था कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन के वर्ड्स को एसोसिएट करके देख लिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। 50th और लास्ट क्वेश्चन इस मॉक का है जो कि बोल रहा है in the process of innovation this stage is also considered as the transition period. Idea germination, preparation, incubation, verification. बताइए, बोलिए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। In the process of innovation this stage is also considered as the transition period. इनोवेशन की प्रोसेस में ये वाली जो स्टेज होती है ये ट्रांजिशन पीरियड भी कंसिडर की जाती है, इसे ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है। ए है आइडिया जर्मिनेशन, बी है प्रेपरेशन, तीसरा है इंक्यूबेशन और चौथा है वेरिफिकेशन। बोलिए चारों में से कौन से वाला वर्ड करेक्ट है, कौन से वाला स्टेज करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंक्यूबेशन। एंड विद दैट हमारा ये मॉक भी क्या होता है, खत्म होता है। चलिए अब देखिए, अब एंटरप्रेन्योरशिप की प्रिपरेशन के लिए भी मैं रिसेंटली जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उनके नीचे मैं देख रही थी कमेंट्स, तो मैक्सिमम लोगों का ये था कि मैम कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बना दीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ी हुई हैं, तो उनकी डिमांड थी मॉक्स लाने की, तो पहले हमने मॉक्स चल दिए, बट ये हमारा सेकेंड लास्ट मॉक है। इसके बाद एक और मॉक आएगा और फिर उसके बाद हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस ही शुरू करेंगे, और बीच में मैं एनटीए द्वारा दिया गया सैम्पल पेपर का जो मॉक था वो भी अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। सो थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, बस एक आधा मॉक रह गया है, 1-2 दिन मुझे और दीजिए और उसके बाद आपके सामने कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस धड़ाधड़ाएंगी, बिल्कुल ऐसे जल्दी बना के। आपसे ज़्यादा मुझे जल्दी है सिलेबस कंप्लीट कराने की, बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। सो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उस पर मैं वर्क कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी आ जाएंगे वो सारी वीडियोस, और लिंक में मतलब जो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है उसी में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। एंड प्लीज़ कृपा करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप कितने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जिसमें आपको डाउट जा रहा है या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो मुझे ज़रूर बताइए।
कौन सी बुक रेफर कर रहे हो वो भी बताना, और मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ से और देख रहे हो, मतलब और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से देख रहे हो। मॉक टेस्ट नहीं, सिर्फ बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारे वो हैं। और मेरा कहना ये रहेगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चन देख सकते हो ना उतने देख के जाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, अब कोई वीडियो अगर तुम्हें नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, तुम्हें गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे ही तुम ये टाइप करोगे ये वेब पेज खुल जाएगा। अब इस वेब पेज में तुम्हें जाना है टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जो आपको लाइन से यहाँ पे दिखेंगे। CBSE K-12 इंग्लिश, CBSE, अच्छा बिजनेस स्टडीज़ वाला वो पहले वाले में मिल जाएगा, ठीक है। फिर हिंदी वाले अलग से हैं, जिन बच्चों को हिंदी वाला करना है वो वहाँ पे कर सकते हैं। NTSE का अलग है और ओलंपियाड का अलग है। और वैसे ही उस लाइन में एक CUET दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और CUET के सारे टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बिजनेस स्टडीज़ की अगर वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ चले जाइएगा, और अगर देखनी है एंटरप्रेन्योरशिप की तो यहाँ चले जाइएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे, आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें सारी की सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं। तो जो भी वीडियोस आपको मिल नहीं रही हैं सीक्वेंस में वहाँ पे यूट्यूब पे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे भी अगर आप चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, मतलब जैसे बहुत सारी वीडियोस में ढूंढने में मुश्किल होती है ना, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लो। प्लेलिस्ट में जैसे जैसे वीडियोस अपडेट होती जाएंगी तुम्हारे पास वैसे ही नोटिफिकेशन आता रहेगा और तुम वैसे ही उसमें देखते रहोगे, राइट। वो भी एक तरीका है। और दूसरा ये, यहाँ पे जाओगे, जिस भी क्वेश्चन उस पर वो करोगे क्लिक, वीडियो खुल जाएगी, कितनी ड्यूरेशन की है तुम्हें वो पता चल जाएगा। आराम से बैठ के तुम इसे देख सकते हो और आराम से सारी चीज़ें समझ सकते हो। एंड तुम्हें ऑलरेडी पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑलरेडी तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। मतलब KG से लेके 12th तक तो हम कर ही रहे थे, वीडियोस बना ही रहे थे आप लोगों के लिए। अब तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया आप लोगों के लिए, जैसे NTSE या फिर ओलंपियाड की भी वीडियोस आप देख रहे होंगे चैनल पे। एंड एट द सेम टाइम अगर आप CUET की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं वो भी सेम चैनल पे ही है। तो ये सारी वीडियोस आराम से देखिए, हम लोग ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही ले रहे हैं। अच्छे से समझिए, अच्छा सा अपना पेपर दीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। All the very best for your preparation, and thank you so much for watching this video.